गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक वेक्टर की किसी रियल नंबर के साथ करते हैं तो क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होता है कि एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से ड्रा किया जाता है उस जगह तक जिस पोजीशन पे कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी टाइम पे है उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है और इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है and suppose at any instant of time the particle is at point P here। यहाँ पर एक पार्टिकल किसी पॉइंट P पे किसी टाइम पे था, तो एक वेक्टर जो ड्रा किया जाए यहाँ से लेकर के P तक इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। R के साथ तकरीबन इसको लिखा जाता है। इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो हम ऐसे कहेंगे कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इट्स पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर से आपको पता क्या चलेगा, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपको देगा। एक तो ये बताएगा, पहली बात तो ये बताएगा कि उस पार्टिकल का उस टाइम पे यहां ओरिजिन से लेकर के कितना लाइन डिस्टेंस है। नंबर एक बात है, देखें वो ये क्या कि इट टेल्स द लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, नंबर वन। नंबर टू ये बताएगा कि उस समय इस पार्टिकल की ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन थी। It will tell the direction of the position of the object with respect to the origin। और अगर आप जैसे सपोज कर लो यहाँ पर जो हमारे इसके कोऑर्डिनेट थे ये x और y थे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक y था, तो उस समय हम क्या कहेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर r है वो किसके बराबर होगा, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे। अब ये आई और जे हमने पढ़े थे यूनिट वेक्टर्स होते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम में। तो अगर तो टू डायमेंशन हमारा सिस्टम है तो इसमें आर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई इंटू जे, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। और अगर ये टू डायमेंशनल सिस्टम ना होकर के थ्री डायमेंशनल होता तो क्या होता, अगर सपोज कर लो यहाँ इसके जो है ऐसे जेड एक्सिस भी है तो इसके स्पेस में अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होंगे, एक्स वाई तरफ एक्स, वाई तरफ वाई और इधर इसका जेड। उस समय पोजीशन वेक्टर आर किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। एक्स वाई और जेड जो है तो वो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शन में, और आई जे और के क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, इसके बराबर आ जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर्स। उसके बाद हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ने से पहले पोजीशन वेक्टर का आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, उस समय हमने आपसे बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को हमने कहा था कि ये स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इन ए टाइम इंटरवल, कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है किसी टाइम इंटरवल में कितनी पोजीशन चेंज करता है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। सपोज कर लेते हैं हम कि एक कोई ऑब्जेक्ट था, एक कोई बॉडी थी, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इसी के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिंपल आपके लिए सिंपल रहेगा, ये इसका ओरिजिन है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पे वो यहाँ थी P पॉइंट पे, ये और इसके कोऑर्डिनेट थे x1 और y1, सपोज कर लीजिए। तो इसका यहां से पोजीशन वेक्टर जो था ये r1 था, ये आ गया t1 पे। उसके बाद कुछ टाइम बीता और t2 टाइम पे ए बॉडी जो यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां चली गई Q पॉइंट पे। तो इधर इसके कोऑर्डिनेट आ गए x2 y2 और टाइम t2 आ गया, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से था ये r2 बन गया। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो बॉडी थी एट टाइम t1 इट वाज एट पॉइंट P and it was having the coordinates x1 and y1. After a time and after a time another time at another time t2 it was at point Q having the coordinates x2 y2 and it was having the position vector r2। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारा क्या, ये पी क्यू, ये पी क्यू जो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, और ये पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, देन पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, इट विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1। उसके बाद हमारे पास एक तो और छोटा सा टर्म है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को किसी एक रियल नंबर के साथ तो क्या होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अच्छा, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ अ रियल नंबर। एक रियल नंबर के साथ जब हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है। सपोज कर लो एक वेक्टर है a और एक को रियल नंबर है n को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अगर हम एक वेक्टर a है उसको हम किसी रियल नंबर के साथ n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा n इंटू a। इसका मतलब हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ n टाइम्स a हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो या तो सेम रहेगी या उसके उल्ट हो जाएगी। अब देखिए सेम और उल्ट कैसे हो जाती है। सपोज कर लो n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू a तो ये हो जाएगा 2a। इट मीन्स we will get a new vector 2a which is having the magnitude twice the magnitude of vector a, और उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, वही डायरेक्शन रहेगी जो a की डायरेक्शन है। आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ मिलेगा और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये आपका पहला केस आ गया। सपोज कर लो ये जो है 2 की जगह जो रियल नंबर जो हमारे पास था वो -2 था, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय a करेंगे तो जवाब आ जाएगा -2 इंटू a। इसका मतलब हो गया कि वी विल गेट अनदर वेक्टर विच इज ट्वाइस द वेक्टर -a।
इसका मतलब क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड तो ट्वाइस इंटू ए होगा, मैग्नीट्यूड हो गया डबल ए का, और उसकी डायरेक्शन जो होती है जब माइनस के कारण उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर ए की डायरेक्शन वैसे है, अगर ए की डायरेक्शन ऐसे है तो जो -2a की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। ऐसे आप समझ लें। इसका मतलब अगर हम किसी रियल नंबर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा, तो वो n a के बराबर हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जा तो a के ही बराबर रहेगी, जो a की डायरेक्शन होगी उसी तरह उसकी डायरेक्शन रहेगी, जा उसके उल्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द रियल नंबर, उसके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, अगर नेगेटिव साइन है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। इसके बाद एक छोटी सी बात आती है, कहीं कहीं एक ऐसा पूछा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर विद अ स्केलर पूछा जाता है। सेम चीज है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। स्केलर ऐसे कोई भी नंबर होते हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल नंबर है। तो उसमें क्या होगा कि अगर n एक स्केलर है तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू ए बन जाएगा, सिंपल सी बात। और अगर n पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन सेम, अगर n नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, और कोई एक्स्ट्रा बात है नहीं। चलो जी, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो आगे हमारे स्केलर के बाद उसके बाद करते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हमने ऐड कैसे करना है। जब वेक्टर की हमने बात की थी तो हमने ये बात कही थी कि वेक्टर्स को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करने के लिए इनके अपने कायदे कानून हैं, अपने वेक्टर अलजेब्रा ही है, उसी के अनुसार इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड हम नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होती है। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं, दो वेक्टर्स की एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एक बात बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना कि दो वेक्टर उसी समय एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं यदि उनकी सेम नेचर है। टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम नेचर। सपोज कर लो एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक हमारे पास फोर्स का वेक्टर है। इन दोनों को क्या हम जमा कर पाएंगे? जबकि हैं दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन इन दोनों को हम कभी भी एक दूसरे के साथ जमा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि दोनों की नेचर सेम नहीं है। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसी समय उन दोनों को हम जमा कर पाएंगे, अदरवाइज हम उन दोनों को जमा नहीं कर सकते हैं। इनको समझने के लिए ऐसे कर लेना, हम छोटे बच्चों को तकरीबन एग्जाम्पल देते हैं कुत्ते बिल्लियों की, कि एक खाना है उसमें कुत्ते रखे हैं, एक में हमने बिल्लियां रखी हैं। कुत्ते और बिल्लियों वाला हम जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जमा करेंगे कुत्ते बिल्लियों को खा जाएंगे। मतलब यानी वो समझने की बात है, सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज कुत्ते बिल्लियों का इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए समझाई जाती है बात। तो इसलिए अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम नेचर। चलो जी, तो नंबर 1 करते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ यू आर टू ऐड टू कोलिनियर वेक्टर्स। टू कोलिनियर वेक्टर को अगर हमने एक दूसरे के साथ ऐड करना है तो उस समय क्या होगा। अब कोलिनियर वेक्टर्स हमने ऐड करने हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर्स होते क्या क्या है। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो एक लाइन पे हों या एक दूसरे के पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हों। तो
ऐसे दो वेक्टर जो कि कोलिनियर वेक्टर्स हैं, अगर हमको उनको जमा करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लो एक वेक्टर ये है, इट इज वेक्टर ए, एक वेक्टर आपके पास दूसरा और है, ये वेक्टर बी है। अब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सुपर इंपोज करेंगे। अब सुपर इंपोज क्या हो गया है कि इस वेक्टर को उठा करके इसके साथ रख लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। किस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि ए का हेड और इसकी टेल एक दूसरे को कोइंसाइड करें। मतलब कहने का हो गया कि इसको यहां से उठा करके यहां रख लेंगे, ऐसे इस तरीके से रखेंगे कि ए का हेड और बी की टेल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो ये जो वेक्टर बन गया यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं ए प्लस बी। जहां एक टर्म और आती है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, एक ऐसा एक वेक्टर होता है विच गिव्स द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स इफेक्ट कोलेक्टिवली। अगर एक ऐसा वेक्टर जिसको अब जैसे यहां हम लिखेंगे r इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब r क्या है, इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, एक ऐसा एक वेक्टर है जो कि इन दोनों का इकट्ठा इफेक्ट जितना होगा उसको दर्शाएगा, विच इज हैविंग द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द दीज टू वेक्टर्स इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली। तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी कितना हो गया, यहां से यहां तक का वेक्टर। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, a ऐसे, यहां ये हो गया r इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब अगर हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो उन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा वेक्टर बनेगा कि जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड को जमा करके जितना आता है इतनी इसकी लंबाई बन जाएगी, इतना इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम होगी एज दैट ऑफ ए एज वेल एज दैट ऑफ बी। अब चूंकि कोलिनियर वेक्टर थे, इनकी डायरेक्शन सेम थी, इसलिए जो r होगा या इन दोनों को जमा करके जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन भी इन दोनों की ही डायरेक्शन वाली डायरेक्शन उसकी होनी है। इट मीन्स इट विल हैव द सेम डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। ये हो गया इफ यू आर हैविंग टू कोलिनियर वेक्टर्स। अब हम करते हैं बात कि अगर नॉन कोलिनियर है तो उस समय क्या होगा। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इफ यू आर हैविंग नंबर 2, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को जब हमने जमा करना है, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, हम दो की बात अभी लेकर के चले हैं, दो के अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे उनकी भी बात करेंगे। वैसे अगर जहाँ तक कोलिनियर की बात है उसमें तो उनका मैग्नीट्यूड जमा ही हो जाना, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन एनी हो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर हैविंग ओनली 2 वेक्टर्स। अब हम लेते हैं 2 वेक्टर्स जो कि नॉन कोलिनियर है। मतलब ए की डायरेक्शन इधर है, ये ए है, ए की डायरेक्शन इधर है, ये बी है। मतलब इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, अगर ऐसे हैं तो उस समय क्या करेंगे, दोनों को, एक बात तो हमने अभी जैसे कहा था कि अगर दो हमारे पास कोई भी वेक्टर हैं तो उनको जमा करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, सो दैट द हेड ऑफ द वन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द अदर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इन दोनों को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस इट इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ द ए कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ वेक्टर बी। मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया ए,
अब बी को उठा करके इसके ऊपर रखना है, किस तरीके से इसका हेड और इसकी टेल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो इसको यहां ले आएंगे, यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक था ए वेक्टर और यहां से यहां कितना हो गया बी वेक्टर। ठीक, तो नेट वेक्टर हमारे पास जो है तो वो कितना बचेगा, इतना बच जाएगा ए। तो ये हो जाएगा r इजिकल टू ए माइनस बी, ये हो जाएगा r इजिकल टू ए प्लस बी, सॉरी प्लस है ये a प्लस बी। अब जो नेट हमारे पास निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी जिधर बिगर वेक्टर की जो डायरेक्शन है, and the direction of the resultant vector will be that of the bigger vector। अब चूंकि इसमें a लंबा था इसलिए a की साइड इसकी डायरेक्शन है, अगर b बड़ा होता तो b की साइड में उसकी डायरेक्शन होती जो रिजल्टेंट वेक्टर होता। ये कुछ आपको जब आप फिजिक्स में आगे जाकर के कुछ आप जब न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं ये काम आ सकते हैं। चलो जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो किया थी हमने कि अगर वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, एक इधर है एक उधर है, अगर इनके बीच में कोई एंगल है तो क्या होगा। नंबर 3, what would happen if you are to add two vectors which are acting some angle with each other। दो वेक्टर्स at some angle, at some एंगल, दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में कोई एक एंगल है, उनको जमा कैसे करेंगे। उनको जमा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए पहला अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, यह कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, अब अलग अलग एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हम उनको रिप्रेजेंट कर पाए इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in the same order, then the closing side or the third side taken in opposite order gives the resultant of these two vectors। मैं रिपीट करता हूं, सपोज कर लो एक वेक्टर हमारे पास था ये a, एक वेक्टर और हमारे पास था ऐसे, ये b वेक्टर था, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए हेड टू टेल, इसको हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अभी हम ग्राफिकल मेथड की ही बात कर रहे हैं, एनालिटिकली आगे निकाल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एनालिटिकली कैसे निकालते हैं। आज हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे कि इसको हेड टू टेल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट कर पाए, एक दूसरे के साथ मिलाकर के रिप्रेजेंट कर पाए, सो दैट हेड ऑफ द ए कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ बी। तो क्या करेंगे, इसको उठा करके हम इधर रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे लगभग आ जाएगा बी। ये हमने इसको उठाकर ऐसे किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हमने नहीं की, ना ही इसकी हमने लंबाई चेंज की है। ये है बी, ये है, तो इसको अगर हम मिला दें तो ये एक ट्रायंगल आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि दो वेक्टर्स हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हों कि वो इनकी
एक ही ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, ऐसे और ऐसे सीधे चढ़ते हुए दो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें, तो ये तीसरी साइड जो होगी अपोजिट ऑर्डर में, मतलब सेम ऑर्डर तो होता, ऐसे होता, ऐसे ऐसे और ऐसे होता, ये तो सेम ऑर्डर हो जाता। ये अपोजिट ऑर्डर में ये ऐसे करके अगर हम करें तो ये तीसरी साइड जो होगी वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी। इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूं तो R विल बी इक्वल टू A प्लस B। अब यहाँ आपके दिमाग में पक्का ये बात आएगी कि सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसा तो कहीं हमने अलजबरा में नहीं सुना है। अलजबरा में तो हमेशा ये कहा जाता है कि ट्राइंगल की जब हमने डेफिनेशन की थी उस समय भी हमने कहा था कि ये एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी अगर हम दो साइड्स को जमा करें तो वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे के बराबर तो कभी नहीं होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसलिए हमने कहा था आपको कि वेक्टर्स जो हो हैं इनके एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के अपने कायदे कानून हैं। ये नॉर्मल अलजेब्रिक हमारे जो उनको मल्टीप्लाई करने के रूल जो हैं वो इस पे जो लागू नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसा वाकई हो जाता है कि दो साइड्स को अगर हम जमा करेंगे वेक्टर्स को, ऐसे वेक्टर्स को जो कि इन दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तीसरी साइड के बराबर होगा, और लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में आपको लेना है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं दूसरी, एक और कराया हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है, उस समय इसमें और उसमें थोड़ा सा ही अंतर है, और जब हम मेन निकालेंगे तो लगभग सेम ही होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ये क्या करता है कि इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ऐसी फिगर होती है जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो जाए कि दो वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं कि वो एडजेसेंट साइड, एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ वाली साइड, मतलब इधर ए हो इधर बी हो, और ये इनका जो है कॉमन एक ही पॉइंट से दोनों। If it is possible for us to represent these two vectors by two adjacent sides of a parallelogram, then the addition of these two vectors, I mean the resultant of these two vectors, will be represented by the diagonal of this parallelogram drawn from the same point. इसी पॉइंट से ड्रा किया गया डायगोनल जो है वो इन दोनों के जमा के बराबर होगा। It means if A and B are two vectors which are represented by two adjacent sides of a parallelogram which is, इसको नाम दे सकते हैं O P Q R दे दो, O P Q R तो नहीं दे पाएंगे, R तो इधर S दे देते हैं। अगर O P Q S एक ऐसा पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा हमने दो जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो इन दोनों का जमा जब हम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके डायगोनल के बराबर हो जाएगा, विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इस बात का ध्यान रखना, एक डायगोनल यहाँ से भी बनता है वो उसके बराबर वो नहीं होगा। इट मीन्स इसमें R किसके बराबर हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू A प्लस B। ये होता है जी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास दो हमने करवाए, एक ट्रायंगल का एक पैरेललोग्राम का। इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी गलती नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ इसका जो लॉ है वो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, taken in the same order, then the third side of the triangle represents the addition of these two vectors taken in opposite order। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या कहना है, उसमें आपने कहना है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम drawn from the same point represents the resultant of the addition of these two vectors।
ये बिल्कुल दिमाग में आपने आपको क्लियर करना है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा, ये आपको फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक चीज़ और आती है, एक किया हमने कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, अगर उसके बाद किया कि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तब क्या होगा। उसके बाद तीसरा हमने कहा किया कि अगर कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोई एक एंगल बना रहे हैं तब उनको जमा करेंगे तो क्या होगा। एक बात आपके दिमाग में पक्का आई होगी कि सर व्हाट वुड हैपन इफ वी आर हैविंग सो मेनी वेक्टर्स एंड दे आर मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तब क्या होगा, उसको भी हम कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन देन वी आर हैविंग पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सपोज कर लो हमारे पास चार के एग्जांपल ले लेते हैं, चार वेक्टर्स हैं हमारे पास, इस तरीके से हैं कि चलो ऐसे हम ले लेते हैं। पहले एक ये वेक्टर है, ये ए है, एक और वेक्टर है वो ऐसे है, ये बी है, एक और वेक्टर है वो ऐसे है, ये सी है, एक वेक्टर और है वो ऐसे है, ये डी है। इनको जमा करना है तो हम कैसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हेड एंड टेल जो है तो उस कॉम्बिनेशन में इनको एक दूसरे के ऊपर सिंपल सुपर इम्पोज करेंगे। हम क्या करेंगे, ए के साथ बी को रखेंगे इसके साथ जोड़ करके, ये ए था, मैं यहां बनाता हूं, ये ए था, उसके बाद बी यहां आ गया, ये बी आ गया, ये ए था, अब सी कहाँ, ये है, ये सी था, उसके बाद डी आपका यहां आ गया, डी, ये आपके चार वेक्टर आ गए। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या करता है कि व्हेन वी आर हैविंग सो मेनी वेक्टर्स which are acting in different directions and if we can represent these vectors in head to tail combination so that they form a polygon, कि अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं कि ये एक पॉलीगन बनाएं, इसको हम क्लोज कर दें यहाँ से तो ये एक पॉलीगन बन गई है और ये पेंटागन है, अगर एक और होता तो हेक्सागन बन जाती, तो कलेक्टिव नेम हम इनको पॉलीगॉन दे देते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये कहता है कि अगर इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, एक पॉलीगॉन बनता है, तो इसकी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ये क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन सबको जमा करके रिजल्टेंट इसके बराबर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आएगा कि सर क्या होता अगर ये साइड भी हमको दी ही गई होती, साथ साथ में एक वेक्टर और होता जो इस लेंथ के बराबर और इस डायरेक्शन में होता, उस समय क्या होता, उस समय r वुड बी इक्वल टू 0। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इन दैट केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं, इसलिए r विल बी इक्वल टू 0 उस केस में। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे पास ये जगह बीच में से खाली थी और ये क्लोजिंग साइड जो थी दैट विल बी इक्वल टू r। इट मीन्स r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। तो अभी हम आपको ये प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट में ये प्रूव हो जाएगा कि ये कैसे हो जाता है। आप क्या कीजिए, इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम मैं क्या दूं, इसको P Q R नहीं दे सकते, S T M ऐसे दे देते हैं नाम। आप P और S को ज्वाइन कर लो जी, उसके बाद P और T को भी ज्वाइन कर लो, ठीक। अच्छा,
अब देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल में ये वेक्टर आपको दिया है, ये वेक्टर दिया है, हेड टू टेल है, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द वेक्टर पी एस? आई रिपीट माई सेल्फ, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, if you are having PQS triangle, you are given vector A and vector B, what would be the value of the vector PS? इसको हम नाम को दे लेते हैं, E दे देता हूँ मैं, इसको मैं F दे देता हूँ। What would be the value of vector E in triangle PQS? According to triangle law of vector addition, E is equal to A plus B। क्या ऐसा ही था? उसमें हमने यही बात की थी। ओके, उसके बाद लीजिए इन ट्राइंगल PST, इन ट्राइंगल PST में भी आप अगेन आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए। क्या होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। इट मींस F विल बी इक्वल टू E प्लस C, E ये और C ये। ओके, एंड अगेन इन द सेम वे इन द ट्राइंगल PTM, according to triangle law of vector addition, what would be the value of PM if you are giving, if you are giving the vector F in this way and D in this way? The R will be equal to F plus D, R is equal to F plus D, ऐसा ही होगा। Now R is equal to F is equal to E plus C प्लस D वैसे का वैसे। R is equal to E किसके बराबर था? A plus B plus C plus D। And my dear students, this and this are the one and the same thing। इसका मतलब हो गया कि पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है कि जो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स which are representing the sides of that polygon। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी तो यह है कि वेक्टर्स की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव है और एक एसोसिएटिव है। 3 प्रॉपर्टीज की हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर वन है कि the vector addition is commutative. It means A plus B is equal to B plus A। अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना, बहुत काम आने की चीज है। A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। नंबर 2, इट इज एसोसिएटिव आल्सो। What do you mean by associative? It means if you are having 3 vectors A, B and C, and if you do like that, A plus B bracket 1 plus C, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A plus B plus C, ऐसे भी लिख सकते हैं। And this property is called as associative property। उसके बाद तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करती है, ओबे करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ यू आर हैविंग 3 वेक्टर्स A, B एंड C एंड A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ी होंगी, ये आपने जो सिंपल अलजेब्रा में आपने पढ़ी होंगी। और ये तीनों प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन में ओबे होती हैं। वेक्टर एडिशन इनको ये फॉलो करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
अब नेक्स्ट इसके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनालिटिकली हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, उनके एडिशन को हम एनालिटिकली कैसे प्रूव कर पाएंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे। टिल देन आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दैट। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में तो आप इसको लिखिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दैट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।